Hello and welcome to LK Academy online sessions. Hope you guys are doing great. So today we'll see a very important English, which is reading comprehension. This is one of the most important topic whether you appear for any government exam or any sort of exam, because RC in English is just like DI in maths or just like puzzle in reasoning, because this holds 50% of your score. And if once you get through how to solve an RC, your half work is done. आप आधी जंग वहीं जीत चुके हैं अगर आपको पता चल जाएगा कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कैसे सॉल्व करना है। बहुत सारे लोगों का ये फियर होता है, उन्हें ये फोबिया होता है कि आरसी स्किप करके बाकी सारा कर देंगे, आरसी नहीं पढ़ सकते, तो वो सब हमें माइंड में नहीं रखना है। इनफैक्ट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बहुत इजी है। वंस अगर आपको समझ आ गया कि उसको कैसे करना है, तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करने से पहले क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है जिससे कि उसे इजीली सॉल्व कर पाए। हम देखेंगे कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो होता है वो बेसिकली होता क्या है। इट इज़ द एबिलिटी टू प्रोसेस टेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग इट्स मीनिंग एंड टू इंटीग्रेट विथ व्हाट द रीडर ऑलरेडी नोज। इसमें जो ऑथर आपको कहना चाहता है बस आपको सिर्फ उसे समझना है, और जो भी वो कहना चाहता है वो सब पहले से दे ही रखा है। आपको उसमें अलग से कोई अपना दिमाग नहीं लगाना है। जो ऑथर समझाना चाहता है बस आपको वो समझना है। बहुत सारे लोगों की टेंडेंसी होती है कि वो लोग आरसी स्टार्ट करते टाइम एक फटाफट से उसको पढ़ लेंगे, फिर क्वेश्चंस पे जाएंगे, फिर वापस आरसी पे जाएंगे, फिर क्वेश्चन पे जाएंगे। ये एक बहुत ही रॉन्ग मेथडोलॉजी है। आरसी को सॉल्व करते टाइम हमें सबसे पहले एक बार क्वेश्चंस देख लेने चाहिए कि क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर हमें आरसी एक ही बार पढ़ना है, लेकिन उसको एकदम बहुत स्लोली भी नहीं, लेकिन स्टेडिली पढ़ना है और उसको समझना है अपने माइंड में और उसे एनालाइज करना है, और बस ये जानना है कि ऑथर क्या कहना चाहता है। ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में जो वर्ड कॉम्प्रीहेंशन होता है, इट मीन्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट यू लिसन और व्हाट यू रीड। इट इज़ एन एक्सरसाइज विच एम्स एट इम्प्रूविंग और टेस्टिंग वंस एबिलिटी। तो इसके अंदर क्या होता है, कॉम्प्रीहेंशन जो वर्ड है उसका मतलब होता है कि जो ऑथर कहना चाह रहा है उसे हमको समझना है, उससे अच्छे से समझना है, उसे सुनना है और उसी को पढ़ना है और उसी को कन्वर्ट करना है। हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। एक बहुत ही फेमस कोट है कि एन ओरेटर वो होता है जो स्टेज परफॉर्मेंस देता है या जो अच्छी स्पीच देता है। तो एक बहुत फेमस कोट है कि एन ओरेटर इज़ नॉट ओनली अ गुड स्पीकर बट ऑल्सो अ गुड लिसनर। तो जब हम कुछ अच्छा सुनते हैं तो ही हम अच्छा बोल पाएंगे। तो अगर आप आरसी को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पहले ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो क्या कहना चाहता है, वो किस टोन में बात कर रहा है, उसका इस पैसेज को देने का क्या क्या मोटिव रहा होगा। अगर हम वो समझ गए तो हम इजीली 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। और आरसी पढ़ने के लिए बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या करें, कैसा करें, और काफ़ी सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि बहुत मटेरियल एक साथ लेके बैठ जाएंगे, बहुत सारी ई बुक डाउनलोड करेंगे, काफ़ी सारी ऐप्स उनको चाहिए होगी, बहुत सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे एक साथ। ऐसा नहीं करना है। हमें कभी भी आरसी के लिए क्वांटिटी वर्क नहीं करना है, हमें क्वालिटी वर्क करना है। डेली आपके द हिंदू तो अपलोड होता ही होगा, तो उसमें से बस एक एडिटोरियल हमें डेली पढ़ना है, और उसके अंदर जितने भी वोकैब के वर्ड्स आते हैं, इडियम्स या फ्रेजेस आते हैं, उस एडिटोरियल का जो टोन होता है, ये सब हम अभी आगे देखेंगे। तो बस एक एडिटोरियल हमें रोज़ पढ़ना है, तो वो बहुत हेल्प करेगा एक अच्छे आरसी को समझने में। So it is an exercise which aims at improving or testing one's ability to understand the language. आप याद कीजिए कि जब आप छोटे थे तो स्कूल में आपको कोई भी एक न्यू बुक दे दी जाती थी या एक न्यू स्टोरी या न्यू पोएम, तो आप क्या करते थे, वो आपके लिए एकदम अनसीन या अननोन होता था। आप उसे समझते थे, उसे डिलीवर करते थे अपने माइंड में, उसी को कन्वर्ट करते थे और उसी को प्रोसेस करते थे। तो आरसी में भी सेम हमें वैसा ही करना है। इसमें जो पैराग्राफ्स दिए होते हैं वो बेसिकली फोकस करते हैं किसी आइडिया को दिखाते हैं, या वो किसी मूड को दिखाते हैं ऑथर के, या जो भी इशू चल रहा है आइडिया या मूड बताते हैं, मतलब कि वो कोई टोन है। फिर जो भी इशू चल रहा है उस पर दिखाएंगे, मतलब कि वो उसका कुछ टाइटल है, और उसके सॉल्यूशंस जो ऑथर प्रोवाइड करता है, मतलब कि वो आरसी का एक स्ट्रक्चर है। तो हमारा मेन टास्क क्या रहेगा कि जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका हम आंसर कर पाए। आरसी को इफेक्टिवली सॉल्व करने के 4 तरीके होते हैं।
सबसे पहला होता है कि हमें उसका मेन आइडिया या सेंट्रल थीम क्या है क्वेश्चंस का वो जानना है। सबसे पहले मेन आइडिया क्या होता है किसी भी आरसी का? मेन आइडिया वो होता है जब हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को एक रीड देते हैं, एक बार पूरा पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इस पूरे में लिखा क्या गया है, किस टॉपिक पे बात की गई है, इसका सेंट्रल थीम क्या है। वंस हमें पता चल गया कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का मेन आइडिया क्या है, तो हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, किस बेसिस पे बनाया गया है, क्या ये प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, क्या ये कॉज एंड इफेक्ट ओरिएंटेड है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद हम देखते हैं कि टोन एंड एटीट्यूड क्या है। ये सबसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आरसी में जो टोन होता है ऑथर का, वो बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकता है। अगर हमने ये बता दिया कि ऑथर ने जो पूरा पैसेज लिखा है उसमें उस टाइम वो क्या सोच रहा था, उसकी पॉजिटिव थिंकिंग थी, उसकी नेगेटिव थिंकिंग थी, या वो जो कहना चाहता था वो क्वेश्चनिंग फॉर्म में था, या वो कुछ एक्सप्रेस करना चाहता था, या वो इमोशनल था, या वो आयरॉनिकल था, अगर टोन पता चलती है तो हम आधा पैसेज वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। और ये अभी सारे पैटर्न में 1 मार्क क्वेश्चन आता ही आता है कि व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पैसेज, तो आपको वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइटल ऑफ द पैसेज। आपको ये बताना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द पैसेज। ये भी 1 मार्क क्वेश्चन अभी सब आरसी में आता है। और टाइटल ऑफ द पैसेज एक किसको डिराइव करना एक हार्ड टास्क है। मतलब अगर आप पूरा आरसी समझ गए हैं फिर भी बहुत सारा ऐसा होता है, बहुत सारी बार ऐसा होता है कि आप उसका टाइटल नहीं डिड्यूस कर पाते हैं, क्योंकि अगर उसमें आपको ऐसा भी बोल दे कि इफ़ यू वर इन प्लेस ऑफ ऑथर व्हाट वुड बी द टाइटल अकॉर्डिंग टू यू, तब भी आपको अपने अकॉर्डिंग नहीं बताना है। वो कहना चाहता है कि अगर आप ऑथर की प्लेस पे होते तो उसके जैसे सोच के बताओ कि इसका टाइटल क्या होगा, तो हमें उस पर काम करना है। अब हम 1 बाय 1 देखेंगे कि ये कैसे होता है। सबसे पहले मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। द मेन आइडिया इज ऑफन द की इशू दैट द ऑथर वांट्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जो वो रीडर को बताना चाहता है। जैसे कि पैसेज लिख रहे हैं उसमें कोई डेटा प्रोवाइड किया गया है, बहुत सारा फैक्ट दिखाया है, मान लो बजट बताया है कुछ 2-3 सालों का, 2017, 18, 19 का, तो हम ये सोचेंगे कि एक तरह का स्टैटिकल आरसी है कि इसमें कुछ बजट के बारे में बताया है। पर नहीं, ऑथर क्या दिखाना चाह रहा है कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डिक्लाइन होती जा रही है, वो डिक्रीज होती जा रही है। तो हमने क्या समझा कि इतना डेटा प्रेजेंट किया है तो शायद ये स्टैटिकल आरसी होगा। बट ऑथर क्या दिखाना चाह रहा है कि ये एक लॉस में है, इंडिया जो है अभी तक भी एक डेवलप्ड कंट्री नहीं बनी है। तो हमें मेन थीम को पकड़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ऑथर किस चीज़ पे आर्ग्यू कर रहा है। जो मेन आइडिया होता है वही मेन पर्पस है। वो अगर विजिबल हो गया आपको तो आप इजीली आरसी सॉल्व कर पाएंगे। अगर ओवरऑल जो पैसेज है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, छोटे छोटे पार्ट्स में हिंट दिए होंगे सारे पैराग्राफ में, उन सबको एक साथ इंटीग्रेट करके उन सबको सम अप करके और आपको बताना है कि ऑथर का क्या थिंकिंग रहा होगा। इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट वैसे मैथमेटिकल टर्म्स हैं, बट इंग्लिश में उनका मीनिंग होता है जब हम बहुत सारे कलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट को एक करते हैं तो उसे इंटीग्रेट करना कहते हैं, और जब एक टोटालिटी में कुछ दिया है और उसे हम अलग करते हैं तो उसे डिफरेंशिएट करना कहते हैं। तो जो ऑथर हमें पैसेज देता है उसे हमें डिफरेंशिएट करके सोचना है और इंटीग्रेट करके उसके आंसर्स तक पहुंचना है। ओके, सो जो मेन थीम ऑफ पैसेज होता है उसे निकालने की एक ट्रिक होती है। जैसे पहले, अभी तो जीपीएस हो गया, बट पहले आप लोग देखते होंगे कि अगर आपको कहीं भी जाना है तो आप उस जगह की लोकेशन को कैसे याद रखेंगे। तो आप क्या करते, एक प्राइम या कोई एक लैंडमार्क बना देते कि चलो ये एक प्राइम लोकेशन है, इसके पास से ही हमें जाना है, तो उसे बोलते थे एक लैंडमार्क जगह होना। या कुछ जैसे किसी के घर जाना है तो आप ऐसे याद रखेंगे कि हॉस्पिटल के पास है या स्कूल के पास है। तो हम क्या करते हैं, किसी एक चीज़ पे फोकस रखते हैं तो वो सेट हो जाता है, फिर हम उसकी प्रॉक्सिमिटी में पहुंच जाते हैं कि अब इसके नियर बाई होगा। वैसे ही आरसी में हमें कीवर्ड्स कैच करने होते हैं। कीवर्ड्स कैच करने से क्या होता है कि आप उसके बहुत क्लोज पहुंच जाते हैं। आपको काफ़ी सारे, अगर आपने वर्ड्स पकड़ लिए कि रिपीटेडली इंक्रीज दिखा रहा है, सरप्लस दिखा रहा है, गेन दिखा रहा है, तो हम बता पाएंगे कि पॉजिटिव तरह का आरसी है। उसके अलावा 2 तरह के टाइटल होते हैं, एक एक्सप्लिसिट, एक इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट वो होता है जो डायरेक्टली सब्जेक्ट पे बेस होता है, हमें उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि वो क्या कहना चाह रहा है, और इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही ईजी है। दूसरा होता है इम्प्लिसिट।
इम्प्लिसिट तरह के ही आरसी अभी आते हैं जो कि इनडायरेक्ट होते हैं और उन्हें हमें बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। इसको हम एनालिटिकल या डिस्क्रिप्टिव आरसी भी कह सकते हैं। तो जो एक्सप्लिसिट आरसी होते थे वो पहले एग्जाम में आते थे, जो कि स्टोरी बेस होते थे। एक पूरी स्टोरी लाइन दी हुई है, आप उसको पूरा इमेजिन कर सकते हैं एंड उसके क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं। बट अब आता है इम्प्लिसिट टाइप का, जिसमें आपको कोई स्टोरी नहीं दी हुई है, जस्ट वन बाय वन कॉन्सिक्वेंटली आपको कुछ पैराग्राफ्स दिए जाएंगे और आपको उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस आंसर करने हैं। क्वेश्चन भी आपको डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि 5 स्टेटमेंट दे दिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फ्रॉम द पैसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फ्रॉम द पैसेज। तो उसके लिए आपको एक बहुत ही अच्छा रीडर होना बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब जानने के लिए। फिर क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, व्हाट कैन बी द टाइटल ऑफ द पैसेज। तो ये सब कहलाते हैं इम्प्लिसिट टाइप आरसी। सेकंड हम देखेंगे स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन। जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता है वो 5 बेसिक तरह के स्ट्रक्चर पे ही फॉर्म होता है और उसको फॉर्म कैसे किया जाता है वो जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग आरसी सॉल्व करते टाइम ये देखते हैं कि कितना डिफ़िकल्ट आरसी है, कैसे सॉल्व होगा, लेकिन जब हम ये देखने लग जाए कि इसको बनाया कैसे था, वो कितना डिफ़िकल्ट होगा, तो हमारे लिए शायद आरसी सॉल्व करना ईजी होगा। जैसे कि हम बहुत सारे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो देखते कितना डिफिकल्ट है, पर आप इमेजिन करो जिसने वो इक्वेशन फॉर्म की थी वो कितना डिफिकल्ट था, या जिसने पजल बनाई, सारे हिंट दिए हैं पर सॉल्व नहीं किया है और उन हिंट्स को हम एक्यूमुलेट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो जो फ्रेमिंग होती है या जो स्ट्रक्चर होता है या ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कितना डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। तो आरसी में 5 ही तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। फर्स्ट होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप, सेकंड होता है सीक्वेंस टाइप, थर्ड होता है कंपेयर या कॉन्ट्रास्ट टाइप, फोर्थ होता है कॉज एंड इफेक्ट टाइप एंड फिफ्थ इज प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन टाइप। अगर हमें आरसी देख के उसका स्ट्रक्चर समझ आ गया तो हम उसको इजीली कर पाएंगे। डिस्क्रिप्टिव टाइप आरसी वो होते हैं जिसमें ऑथर किसी पर्सन का, प्लेस का, थिंग का कोई डिस्क्रिप्शन दे रहा है, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बता रहा है या उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा है। ऐसे टाइप के आरसीज को समझने के लिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंट, एट द सेम टाइम, मीन वाइल, कंसिस्ट ऑफ। ये सारे वर्ड्स हमें बताते हैं कि एक तरह का डिस्क्रिप्टिव आरसी है। सेकंड है सीक्वेंशियल टाइप आरसी। सीक्वेंस वो होते हैं जब ऑथर किसी लिस्ट ऑफ आइटम की बात कर रहा होता है, चाहे तो वो न्यूमेरिकल ऑर्डर में चल रहा हो, न्यूमेरिकल ऑर्डर्स में, या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब किसी टाइम के रेफरेंस में चल रहा हो, तो वो कहलाते हैं सीक्वेंशियल आरसीज। ये 2 तरह के होते हैं। अगर न्यूमेरिकल ऑर्डर में जब चलेगा तब वो दिखाएगा कि फर्स्टली ऐसा हुआ, सेकेंडली ऐसा हुआ, थर्डली ऐसा हुआ, लास्टली, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और जब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिखाएगा तब वो कोई टाइम मेंशन करेगा कि 1975 में ऐसा हुआ, 76 में ऐसा हुआ, ऐसे। तो जब किसी ऑर्डर में आरसी पैराग्राफ बाय पैराग्राफ दिया होता है तो वो कहलाता है सीक्वेंशियल आरसी। उसको भी हम कुछ कीवर्ड से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे एट लास्ट, इन दी एंड, देन, आफ्टर, नेक्स्ट। ये सारे वर्ड्स बताते हैं कि एक ऑर्डर्ड आरसी है। थर्ड है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। ये तब यूज़ किया जाता है जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को उनके फेवर या उनके अगेंस्ट में बात की गई हो। जैसे किसी 2 चीज़ को कंपेयर किया हो, 2 कंट्रीज़ के बारे में बात की गई हो, या सब इंडिया के अंदर सारे स्टेट्स को कंपेयर किया गया हो। ऐसे जब भी कंपैरिजन आएगा तो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट आरसी कहलाएगा और वो डिटेक्ट करना बहुत ही इजी है। फिर भी उसके कीवर्ड्स होते हैं डिफर्स फ्रॉम, सिमिलर टू, अलाइक, सेम, ईदर और, नीदर नॉर, ऑल्सो, फ्यूएस्ट, टॉलेस्ट। मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री है। ये कब यूज़ करते हैं जब बहुत सारा कुछ दिया हुआ है और उनमें से हम किसी एक की बात कर रहे हैं, तब हम ये सारे यूज़ करते हैं। तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में जब बात किया जाएगा तो वो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट आरसी होगा। फोर्थ है कॉज एंड इफेक्ट। ये टाइप का आरसी और प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन, ये 2 टाइप के आरसी बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। कॉज एंड इफेक्ट वाला आरसी और प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन वाला, ये दोनों आरसी अभी पूछे जाते हैं बिकॉज इसमें ज़्यादातर डिस्क्रिप्टिव सेंस में दिया होता है। पहले 3 आप इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे, बट इन दोनों को पहचानना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। कॉज एंड इफेक्ट आरसी वो होते हैं जिसमें ऑथर किसी एक कॉज के बारे में बताता है और फिर बताता है कि उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग हुआ तो वो अब क्या क्या हो सकता है, या कोरोना वायरस हुआ तो अब क्या क्या उसके इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ एक बड़ा कॉज होना और उसके इफ़ेक्ट्स होना, वो एक तरह का
आरसी कहलाता है, और उसके जो कीवर्ड्स होते हैं वो होता है एज अ रिजल्ट ऑफ, बिकॉज ऑफ, रीजन वाई, सिंस, दिस लीड्स टू। ऐसे ऐसे वर्ड्स बताते हैं कि एक कुछ सर्टेन कॉज रहा होगा और अब उसके ये इफेक्ट्स हैं। एंड लास्ट, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन आरसी वो होता है जिसमें ऑथर पहले किसी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करेगा, उसके सारे प्रोस एंड कॉन्स को बताएगा और बाद में उसके सॉल्यूशंस देगा कि क्या इसके लिए अच्छा हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन के सिग्नल वर्ड्स होते हैं जैसे दिस लेड टू, द मेन डिफिकल्टी, बिकॉज, देयरफॉर, ये सब कहलाते हैं प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन बेस्ड आरसी। तो ये हमने देखा कि ये मेन थीम कैसे पता करते हैं और स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं आरसी का। अब हम देखेंगे टोन या एटीट्यूड ऑफ द पैसेज। दिस इज अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर हमें पता चल गया कि टोन क्या है आरसी का, तो हम सही में पूरा आरसी पता कर सकते हैं, उसको पढ़ना इजी हो जाएगा, उसके क्वेश्चंस देखना इजी हो जाएगा। तो टोन एंड एटीट्यूड ऑफ द पैसेज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तीन तरह के मोस्टली टोन्स यूज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव एंड थर्ड इज न्यूट्रल। पॉजिटिव टोन वो होता है जब ऑथर किसी भी चीज़ का इंक्रीज होना या प्रॉफिट होना या गेन होना या कुछ सरप्लस होना दिखा रहा है, तो वो कहलाता है पॉजिटिव टोन आरसी। नेगेटिव टोन आरसी वो होता है जिसमें ऑथर कुछ डिक्रीज होना या लॉस होना या डिप्रेशन में जाना या सैड फीलिंग होना, ये सारा जब कंटिन्यूस पैसेज में यूज होगा तो वो कहलाता है नेगेटिव। सो थर्ड टाइप है न्यूट्रल आरसी। न्यूट्रल आरसीज वो होते हैं जो ना पॉजिटिव होते हैं ना नेगेटिव होते हैं, उसमें किसी प्रॉफिट या किसी लॉस की बात नहीं की जाती है, रादर उसमें कोई फैक्ट दिया जाता है या कोई स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन होती है या कोई डेटा होता है जिसे एक ऑथर आरसी के पैसेज में रिप्रेजेंट करेगा। न्यूट्रल आरसी के टोन्स होते हैं टेक्निकली, एनालिटिकली, डिस्क्रिप्टिवली, ये सारे टोन्स दिखाते हैं कि वो एक न्यूट्रल टाइप का आरसी है। इसके अलावा दो और कैटेगरीज होती है, एक ऑब्जेक्टिव एंड एक सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव टोन वो होता है जब किसी बुक की या किसी स्टडी, फील्ड ऑफ स्टडी की बात की गई है जिसमें कि क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और कोई इमोशन नहीं है, तो वो कहलाता है ऑब्जेक्टिव आरसी। रादर सेकंड वन, सब्जेक्टिव आरसी वो होता है जिसके अंदर ऑथर की फीलिंग्स, उसके इमोशंस जैसे कि लव, हेट, ओपिनियंस, जजमेंट, ये सब दिए जाते हैं, तो वो कहलाता है सब्जेक्टिव आरसी। में बोले जाते हैं उनका क्या मतलब होता है। सो कुछ कॉमनली यूज टोन्स हैं। एसर्बिक। एसर्बिक वर्ड डिराइव हुआ है एसिड से। एसर्बिक टोन पैसेज का तब होगा जब कुछ हार्श या बिटर या सीवियर मैनर में कहा जाएगा, तो हम बोलेंगे कि इस पैसेज का टोन एसर्बिक है। सेकंड, अग्रेसिव, ऑफ कोर्स फोर्सफुल। जब किसी फोर्सफुल मैनर में या आपकी विल के अगेंस्ट आपसे कुछ काम करवाया जा रहा है, ऐसा कुछ अगर पैसेज में दिखेगा तो हम बोलेंगे कि वो एक अग्रेसिव टोन में दिया गया। एग्जाम्पल ले सकते हैं, दो ही वॉज अग्रेसिव बट आई फेल्ट सेफ विथ हिम। ठीक है, तो जो फोर्सफुल मैनर में होता है वो कहलाता है अग्रेसिव। और पथेटिक होता है जिसमें कोई इमोशन नहीं होते हैं, जो किसी में इंटरेस्टेड नहीं होता है या जो अनरिस्पॉन्सिव होता है। हम देख रहे हैं एक पैसेज चल रहा है बट उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सब कुछ बता रहा है लेकिन उसका किसी में भी कीन पर्सनल इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा। एग्जाम्पल से समझेंगे, बिकॉज ऑफ हिज एपैथेटिक नेचर ही वॉज अनएबल टू सी द ब्यूटी ऑफ द नेचर। ठीक है, तो क्योंकि उसका एपैथेटिक नेचर था तो वो रियल नेचर की ब्यूटी नहीं देख पाया क्योंकि उसको किसी में इंटरेस्ट ही नहीं था। ओके, तो नेक्स्ट है अपोलोजेटिक। अपोलोजेटिक क्या होता है, जब हम किसी के लिए गिल्ट फील कर रहे हैं या हमें बुरा लग रहा है या हम सॉरी है किसी चीज़ के लिए, तो जब हम रिमोर्स एक्सप्रेस करते हैं या रिग्रेट एक्सप्रेस करते हैं तो वो कहलाता है अपोलोजेटिक। दो she was apologetic but she didn't accepted the fact that she did the mistake। भले ही किसी ने बाहर से सॉरी बोल दिया पर उसने ये नहीं माना कि गलती उसने नहीं की थी। तो अपोलोजेटिक होना मतलब रिग्रेट होना या किसी चीज़ के लिए जो आपने गलत कर दिया है उसके लिए दुख होना। नेक्स्ट तरह का टोन होता है आर्ग्यूमेंटेटिव। ऑफ कोर्स जो फाइट से होता है या बहुत सारे लोगों में किसी एक का पॉइंट फेवर करता है तो वो कहलाता है आर्ग्यूमेंटेटिव आरसी। उसके बाद आता है बेलिजरेंट, जो अग्रेसिवली हॉस्टाइल होता है या जो लड़ने के लिए हमेशा रेडी होता है। जैसे बिकॉज ऑफ हिज बेलिजरेंट नेचर ही इनवाइटेड कंट्रीज हु वर रेडी टू फाइट विथ हिम इन द वॉर। उसे पता था कि उसका ऐसा हॉस्टाइल नेचर है
तो उसने वॉर में ऐसी ऐसी कंट्रीज़ को ही अपनी साइड किया तो जिसको वो जानता था कि ये लड़ सकेंगे। तो अग्रेसिवली हॉस्टाइल होना, ऐसा टोन जिसमें लड़ाई की बात या कंटिन्यूसली फाइट का सीन हो, ये सब अगर दिखाया जाए तो वो कहलाएगा बेलिजरेंट टोन। नेक्स्ट है बायस्ड। ऑफ कोर्स ये एक नेगेटिव आरसी है। हाँ, हम देख के भी पता कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट से अगर वापस देखें तो एसर्बिक एक नेगेटिव आरसी है, अग्रेसिव नेगेटिव है, अपैथेटिक होना मतलब फिर से नेगेटिव है, अपोलोजेटिक पॉजिटिव है क्योंकि हम सॉरी फील कर लेते हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव नेगेटिव है, बेलिजरेंट नेगेटिव है, बायस्ड भी एक नेगेटिव आरसी है क्योंकि बायस्ड का मतलब होता है जब ऑथर किसी दो गिवन सिचुएशन में से एक को फेवर कर रहा है, किसी एक के फेवर में या एक को स्ट्रांगली उसकी साइड ले रहा है, तो वो कहलाता है बायस्ड। किसी एक थिंग को, पर्सन को, ग्रुप को पर्सनल रीज़न के कारण एक्सेप्ट करना और दूसरे को रिजेक्ट कर देना। डॉगमेटिक होता है जब हम एरोगेंट मैनर में या डिक्टोरियल मैनर में बोलते हैं, तानाशाही जिसको कहते हैं, तो वो होता है डॉगमेटिक। तो ये भी एक तरह का नेगेटिव आरसी है। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव। अगर किसी पैसेज में कंटिन्यूसली कुछ चीज़ के बारे में डिटेल में समझाया हुआ है, उसमें कुछ इमोशन नहीं है, बस उस थिंग का इलेबोरेशन दिया हुआ है, उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, तो वो कहलाएगा डिस्क्रिप्टिव टाइप आरसी। और डिस्क्रिप्टिव न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट है डायलॉग ओरिएंटेड। वो होता है जिसमें कि स्टोरी ज़्यादा होती है और इन्फॉर्मेशन लेस होती है, वो कहलाते हैं डायलॉग ओरिएंटेड आरसी। इसमें इडियम्स और फ्रेजेस का भी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इमोशनल टोन वो होता है जब ऑथर एक्चुअली अफेक्टेड बाय और एक्चुएटेड बाय एक्सपीरियंसिंग लव, हेट और फियर। जब पूरे पैसेज में किसी इमोशन की बात की गई हो, चाहे वो लव हो या फियर हो, उसको इलेबोरेट करके उसको डिटेल में अगर समझाया है तो वो कहलाएगा इमोशनल आरसी। इमोशनल पॉजिटिव टोन होता है। नेक्स्ट है एथिकल। एथिकल वो होता है जिसमें कि कल्चर, ट्रेडिशन या रिचुअल्स या मोरालिटी या ऑनेस्टी, इन सब को अगर ऑथर याद रखे और उसी को ही कंटिन्यूस मेंशन करेगा तो वो कहलाएगा एथिकल टाइप आरसी। उसके बाद नेक्स्ट है सरकास्टिक। सरकास्टिक को नेगेटिव टोन आरसी बोलते हैं बिकॉज सरकाज़म वैसे अच्छा होता है, लेकिन जब उसको आरसी के फॉर्म में यूज़ किया जाता है तो उसको नेगेटिव कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये बताना मुश्किल होता है कि ऑथर ट्रू बोल रहा है या फॉल्स बोल रहा है, तो वो बिट ऑफ हार्श लगता है या टॉन्टिंग लगता है। नेक्स्ट है ग्रैंडियोस। ग्रैंडियोस उसे बोलते हैं जब आपके रिक्वायर्ड से ज़्यादा अगर एक्सप्लेनेशन दे दिया है, मान लो बहुत बड़ा पैसेज है और उसमें सेम चीज़ को रिपीटेडली बोला गया है या नहीं रिक्वायर्ड है उससे भी ज़्यादा डेटा प्रेजेंट किया गया है, तो वो कहलाता है ग्रैंडियोस आरसी। उसके बाद आता है ह्यूमैनिस्टिक। ह्यूमैनिस्टिक वो होता है जो इंसानियत के लिए या मानवता के लिए या ह्यूमन अफेयर के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए जो किया जाता है, नोबल कॉज के लिए, वो कहलाता है ह्यूमैनिस्टिक। नेक्स्ट है ह्यूमरस। ह्यूमरस और सरकास्टिक सेम होते हैं, द ओनली डिफरेंस इज सरकाजम नेगेटिव टाइप का आरसी दिखाता है और ह्यूमरस पॉजिटिव टाइप आरसी दिखाता है। नेक्स्ट है इंट्रोस्पेक्टिव। इंट्रोस्पेक्टिव वो फीलिंग होती है जब वो अपने इनर सेल्फ के बारे में या जब खुद के बारे में ऑथर बता रहा हो। जैसे सेंटेंस के फॉर्म में समझेंगे, वाइल राइटिंग पोएट्री माई फीलिंग्स वर प्योरली इंट्रोस्पेक्टिव। मतलब जब हम पोएम लिखते हैं तो खुद के इनर सेल्फ में चले जाते हैं, हमारे अंदर जो फीलिंग है उसको एक्सप्रेस करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। तो जब ऐसा आरसी आए जिसमें कि ऑथर ये बता रहा है कि ऑथर को क्या पसंद है, तो वो टोन कहलाता है इंट्रोस्पेक्टिव। नेक्स्ट है नरेटिव। नरेटिव इज़ द मोस्ट कॉमन टोन ऑफ आरसी, जिसमें कि ऑथर सिर्फ फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा है, यानी कि खुद की बात कर रहा है और खुद के किसी इंसिडेंट को कंटिन्यूस नरेट कर रहा है, तो वो कहलाता है नरेटिव। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव न्यूट्रल आरसी होता है क्योंकि वो दोनों कंडीशन को फेवर करता है, वो किसी के भी फेवर में या अगेंस्ट में नहीं जाएगा, इनफैक्ट वो दोनों के साथ रहेगा, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू दिया हुआ है दोनों को सपोर्ट करेगा, इसलिए रिफ्लेक्टिव एक न्यूट्रल आरसी होता है। नेक्स्ट क्रिटिकल। क्रिटिकल पॉइंट्स आउट एग्जैक्ट न्यूएंसेस दैट वर्क फॉर और अगेंस्ट ऑब्जेक्ट। छोटी छोटी डिटेल, न्यूएंसेस का मतलब होता है माइनर डिफरेंसेस को भी अगर दिखाए तो वो कहलाता है क्रिटिकल आरसी। एंड लास्ट है इंफॉर्मेटिव। अगर आप कोई आरसी देखेंगे जिसमें कि फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन थ्योरी फॉर्म में दी हुई है ज़्यादा, तो वो कहलाएगा इंफॉर्मेटिव। स्टैटिकल आरसी वो होता है जिसमें नंबर बेस्ड इंफॉर्मेशन ज़्यादा दी गई हो, तो वो कहलाएगा स्टैटिकल आरसी।
जिसमें नंबर्स या वैल्यूज ऑफ डेटा प्रेजेंट किया हो, जैसे कि बार ग्राफ या ऐसा टाइप का होता है जिसमें नंबर्स के साथ ज़्यादा बताया गया है, किसी किसी ईयर में ऐसा हुआ, नेक्स्ट ईयर में ऐसा हुआ, तो न्यूमेरिकल वैल्यूज अगर आ जाए तो वो कहलाएगा स्टैटिकल। उसके बाद है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक को शॉर्ट में समझे तो मतलब पॉजिटिव होना, और पेसिमिस्टिक मतलब नेगेटिव अप्रोच होना। ऑप्टिमिस्टिक वो लोग होते हैं जो हर छोटी चीज़ में खुश हो जाते हैं, और पेसिमिस्ट वो होते हैं जो कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन कभी खुश नहीं होते हैं। जैसे मान लो कि आपके घर में एक प्लांट है और उसमें एक फ्लावर आया, तो आप बहुत हैप्पी है कि एक फ्लावर आया, तो वो कहलाती है ऑप्टिमिस्टिक सोच। पेसिमिस्ट वो होती है, मान लो पूरा गार्डन है, बहुत सारे फ्लावर हैं, लेकिन आप फिर भी सैड है कि ये पर्टिकुलर फ्लावर क्यों नहीं आया, तो वो होता है पेसिमिस्टिक अप्रोच। एक बहुत फेमस कोट है, that an optimist find opportunity in every difficulty and a pessimist find difficulty in every opportunity। तो हमें लाइफ में मतलब हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, कितनी भी डिफ़िकल्टी आ जाए हमें उसमें से अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। तो ये टोन्स भी दिया जाता है। आयरॉनिकल ये सरकाज़म जैसा ही होता है, जिसमें आपको टॉन्टिंग मैनर में कुछ कहा गया है, वो कहलाता है आयरॉनिकल। फिर आता है कॉमिसरेटिंग। ये तब यूज़ किया जाता है जब आप किसी पर्सन के लिए सिंपैथी दिखा रहे हैं या उसके लिए उसकी ग्रीफ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो कॉमिसरेटिंग टाइप का आरसी होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अनलेस you haven't put your feet in his shoes you won't understand this commiserating situation। जब तक आपने उसके जूते में पैर नहीं रखा, ये एक तरह का इडियम है जिसका मतलब जब तक आपने उसकी सिचुएशन को बहुत क्लोजली फील नहीं किया, आप नहीं समझ पाएंगे कि वो किस फेज से या किस कंडीशन से निकला। ओके, सो नेक्स्ट है पेट्रोनाइजिंग। पेट्रोनाइजिंग वो होता है जब सुपीरियरिटी आ जाती है पर्सन के अंदर किसी पर्टिकुलर प्लेस, थिंग या ग्रुप को लेके। पेट्रोनाइजिंग होना बहुत नेगेटिव है, बिकॉज ये फीलिंग जब आप ये समझने लग जाए कि आप किसी से सुपीरियर है, आपसे अच्छा कोई कर नहीं सकता, आपसे आगे कोई निकल नहीं सकता, आप ही एक ऐसी पोजीशन पे फिक्स हो गए हैं, तो ये जब फीलिंग आती है, द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, वो होता है पेट्रोनाइजिंग। जैसे समझ सकते हैं, द मैनेजर वॉज पेट्रोनाइजिंग विथ हिज असिस्टेंट बिहेवियर बिकॉज शी टोल्ड हाउ टू वर्क विद द सिस्टम। तो उसे लगा कि उसने कैसे बता दिया, मतलब उसे नहीं अच्छा लगा कि कोई और उससे सुपीरियर कैसे हो गया, वो मैनेजर की पोस्ट पे था, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे लेवल पे सब टाइप का वर्क इक्वल होता है। नेक्स्ट है सिनिकल। सिनिकल और पेट्रोनाइजिंग ये सब नेगेटिव टोन में ही हम लेंगे। ओके, सो नेक्स्ट है सिनिकल। सिनिकल वो लोग होते हैं जो प्योरली सेल्फ इंटरेस्ट की बात करते हैं। ऑथर्स व्यू, प्रो लिखा है, फॉर होगा, ऑथर्स व्यू फॉर सोसाइटी प्योरली फॉर द सेल्फ इंटरेस्ट। सिर्फ खुद के रिस्पेक्ट में या खुद के लेवल की ही बात करेंगे, किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझेंगे, वो होते हैं सिनिकल। नेक्स्ट है प्रोवोकेटिव, जो कि पॉलिटिशियंस या रिवोल्यूशनरीज के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो वो टाइप का अगर ऐसा आरसी है जिसमें सारे पॉलिटिशियंस की बात की गई है या कुछ उनके प्लान्स की बात की गई है या रिवोल्यूशनरीज की बात की गई है, तो वो टोन कहलाएगा प्रोवोकेटिव। अगेन एक पॉजिटिव वर्ड है मोटिवेटिंग। ऐसा टाइप का आरसी आएगा जब ऑथर आपको मोटिवेट कर रहा है, किसी सिचुएशन को दिखा के बता रहा है कि आप भी फ्यूचर में ऐसा कर सकते हैं, जब आपको बूस्ट करे, जब आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करे, तो वो मोटिवेटिंग आरसी होता है। टेक्निकल आरसी न्यूट्रल होते हैं, वो किसी फील्ड ऑफ स्टडी को दिखाते हैं, ये नहीं दिखाते कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, रादर वो बस एक फैक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं आपके सामने। नेक्स्ट जोवियल या जॉक्यूलर। जोवियल वो होता है सॉरी जोवियल वो होता है जब कुछ फनी या अम्यूजिंग टाइप कुछ हो रहा है। अगर पूरे आरती में आपको कुछ फनी दिखाई दे रहा है तो वो कहलाएगा जोवियल। उसके बाद है नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक एक टाइप की फीलिंग होती है, पर हम इसको पॉजिटिव समझते हैं, बिकॉज नॉस्टैल्जिक नॉस्टैल्जिक एक सेंस ऑफ लॉन्गिंग फॉर द पास्ट। मान लो कि आप प्रेजेंट में किसी पास्ट की सिचुएशन को याद करके और उसके लिए हैप्पी हो रहे हैं, तब वो मोमेंट कहलाता है नॉस्टैल्जिक होना। जैसे आफ्टर विजिटिंग माई कॉलेज एंड लुकिंग एट द कैंटीन, इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई फ्रेंड्स एंड द वे वी यूज टू हैव फन। तो इतने साल बाद कॉलेज जाके वहाँ की कैंटीन देख के वो सारे सीन याद आना, वो एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग है।
या बारिश को देख के कुछ याद आना, या पुराने घर को देख के कुछ याद आना, या किसी ह्यूमन को देख के कुछ अच्छा याद आना, ये सब कुछ, ये सारी फीलिंग नॉस्टैल्जिक कहलाती है, बट इन अ पॉजिटिव सेंस। उसके बाद आता है स्पेक्यूलेटिव। स्पेक्यूलेटिव वो होता है जो प्योरली हाइपोथेटिकल या कंपोजिंग मैनर में कहा गया हो। तो स्पेक्यूलेटिंग जो वर्ड है उसको हम नेगेटिव सेंस में लेंगे, बिकॉज इसमें ऑथर कुछ फाइनाइट नहीं बता रहा है, जो भी कुछ चल रहा है वो इमेजिनरी है। ऐसे आरसीज में सपोज दैट, इफ, ऐसे वर्ड्स का ज़्यादा यूज लिया जाएगा। तो स्पेक्यूलेटिव हाइपोथेटिकल या कंपोज बनी बनाई चीज़ों को या बनी बनाई स्टोरी को ज़्यादा डिपिक्ट करेगा। उसके बाद आता है विट्रॉलिक। विट्रॉलिक एक नेगेटिव वर्ड है जो कि फुल ऑफ एंगर या हेटरेट दिखाता है। तो अगर आरसी विट्रॉलिक फॉर्म में है, मतलब कि वो एक नेगेटिव सेंस में है और उसमें किसी एंगर की या किसी फाइट की बात हुई होगी। फिर आता है विट्यूपरेटिव। ये भी अगेन सेम है, जिसमें क्रूअल या एंग्री क्रिटिक्स की बात की गई हो, और इसको भी हम नेगेटिव सेंस में लेंगे। फिर आता है जजमेंटल। जब किसी हायर अथॉरिटी का एडवाइस या वर्डिक्ट दिया जाता है तो वो कहलाता है जजमेंटल टाइप का आरसी। फिर आता है थॉटफुल। थॉटफुल पॉजिटिव होता है क्योंकि वो ऑथर की साइड से किसी एक चीज़ पे डीप डिस्कशन कर रहा होता है। और लास्ट आता है मेलैंकोलिक। ये एक डीप सैडनेस या ग्रीफ की बात कर रहा होता है, जिसमें कि ऑथर बहुत ही इमोशन में चला गया है और वो सब बहुत ग्रीफ में है और उसको याद करके भी सब दुख हो रहा है, तो वो एक मेलैंकोलिक कहलाता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल से देखेंगे कि टोन कैसे पता करते हैं। फर्स्ट है, शी डेलिबरेटली placed the cooing baby on a soft freshly cleaned blanket। तो उस टाइम कैसा लगा उसको? सूदिंग लगा। एक बेबी को उठा के उसमें ब्लैंकेट रखा, तो वो जो फीलिंग थी वो कहलाती है सूदिंग। सूदिंग होना मतलब बहुत ही काम होना, हैप्पी होना, वो। नेक्स्ट है, डू आई रियली हैव टू सिट दो अनदर बोरिंग लेक्चर ऑन डेटा एंट्री अगेन। उसका मन नहीं है बट फिर भी उसको एक नेक्स्ट लेक्चर के लिए बैठना पड़ेगा, तो उस टाइम उसका जो टोन है वो है पीव्ड। पीव्ड मतलब फ्रस्ट्रेट होना या इरिटेट हो जाना। उसके बाद है, फायर स्टेशन बर्न्स डाउन। तो ये एक आयरॉनिकल सिचुएशन है। ऐसा स्टेशन जहाँ से सब जगह आग बुझाने के लिए भेजा जाता है, वहीं पे आग लग गई, तो ये टाइप का सिचुएशन कहलाता है आयरॉनिकल। नेक्स्ट है, आई विल नॉट, शी शाउटेड, आई विल नॉट बी लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ अवर एनिमीज व्हाइल यू स्लिंक अवे। तो वो बोल रही है तुम कुछ भी कर दो लेकिन मैं मेरे दुश्मनों को कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ूंगी, तो उस टाइम उसका टोन है एंग्री। नेक्स्ट, शी रिमेंबर्स द टाइम शी यूज टू हैव व्हाइल लुकिंग एट द फोटो एवर सिंस हर सन डाइड। जब से उसका बेटा मरा तो वो उसकी फोटो देख देख के उसकी मेमोरीज को याद कर रही है, तो उसके लिए वो सब क्या हो गया? नॉस्टैल्जिक। नेक्स्ट, ही वॉज हैप्पी विथ हिज फर्स्ट इनकम दो लेस। वो अपनी पहली तनख्वाह से बहुत खुश था, भले ही कम आई, पर वो ऑप्टिमिस्ट था कि काम किया और सैलरी आई। सो ही वॉज हैप्पी कि कम आना, लेकिन पैसे तो फिर कमा लेंगे, लेकिन काम करना सीखे। तो वो एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच कहलाती है। नेक्स्ट है, आफ्टर लिविंग 12 years इन अब्रॉड ही स्टिल रिमेंबर्स हिज फैमिली रिचुअल। इतने साल बाद बाहर रहने के बाद भी उसे अपना फैमिली रिचुअल या कल्चर नहीं भूला, तो वो एथिकल कहलाता है। नेक्स्ट, नो मैटर हाउ रफ द सिचुएशन इज, वी आर मच टफर। कितना भी टफ आपके सामने सिचुएशन आ जाए, आपको और टफ बनना है, हर क्रिटिकल सिचुएशन को फाइट करना है, फेस करना है। तो जब इतनी पॉजिटिविटी आती है तो उसको बोलते हैं मोटिवेशनल। सो अब क्विक रिवाइज करेंगे कि टोन हमने दो तरह की पढ़ी, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल, और उसके ये सारे वर्ड्स। आई होप अब इन वर्ड्स का मीनिंग समझ आ गया हो। एंड ऑब्जेक्टिव में न्यूट्रल एंड पॉजिटिव नेगेटिव, उसमें ज़्यादा नहीं, एक ही होता है। सो नेक्स्ट देखेंगे टाइटल ऑफ द पैसेज। दिस इज लास्ट टॉपिक। टाइटल पैसेज का डिटेक्ट करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज टाइटल पता करने के लिए भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जिससे हम ऑफकोर्स अभी देखेंगे, लेकिन टाइटल डिटेक्ट करने के लिए आपको बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए आरसी पे। बहुत इजीली आप उसका टाइटल नहीं बता सकेंगे। और इनफैक्ट आई सजेस्ट कि जो जिनका कम कमांड है आरसी पे, वो ये 1 नंबर क्वेश्चन स्किप भी कर सकते हैं, बिकॉज इसके रॉन्ग होने की चांसेस ज़्यादा होती है। लेकिन आई स्टिल सजेस्ट कि आप रेगुलरली इसकी प्रैक्टिस करें और ट्राई करें कि टाइटल आप पता कर पाए इसको। अगर आप टाइटल बता पाए तो इसका मतलब है कि आप आरसी को बहुत अच्छे से समझ गए हैं। तो अभी हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे, ऑफकोर्स उसके बाद आप बता पाएंगे कि टाइटल कैसे पता करते हैं।
फर्स्ट है, जो टाइटल होता है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट होना चाहिए गिवन ऑप्शंस में से। आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट या सपोर्टिव होना चाहिए, जो कि गिवन टाइटल को बेस्ट या परफेक्टली सूट करे। इसका मतलब होता है, दो ही चीज़ होती है, या तो आप इतना हार्डवर्क कर लिया है कि आप आरसी को इतने अच्छे से समझ गए हैं, या इतना प्रैक्टिस कर लिया है कि आप 5 ऑप्शंस में से एक एक बार रीड करके ही बता दें कि ये वाला जो टाइटल है वही उसको परफेक्टली सूट करेगा। या फिर अगर आप इतने स्मार्ट नहीं हैं तो आपको उस पर दूसरे टाइप से काम करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन, जिसमें 5 गिवन ऑप्शंस में से आपको 4 हटाने पड़ेंगे कि ये टाइटल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, और जो लास्ट बचेगा वो टाइटल कहलाएगा। सेकेंड पॉइंट, टाइटल मस्ट नॉट ओनली कवर द कोर आइडिया, सिर्फ उसको कंटेंट कवर नहीं करना है, रादर उसको ऑथर का टोन कवर करना है, उसको सारे पैसेज के पॉइंट्स को कवर करना है। जैसे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, द डिसमल स्टेट ऑफ द इंडियन हॉकी, तो इसमें क्या बताया, ऑफकोर्स एक स्पोर्ट्स की बात चल रही है, इंडिया की बात चल रही है, उसमें हॉकी की बात चल रही है, लेकिन जब उसने इस एडजेक्टिव का वर्ड किया डिसमल, तो ये क्या बताता है, डिसमल एक फीलिंग होती है ऑफ सैड, डीप ग्रीफ, या फिर बहुत ही निराश हो जाना। तो डिसमल वर्ड का यूज़ करके उसने बता दिया कि ना सिर्फ इंडिया का एक ना सिर्फ इंडिया का एक स्पोर्ट चल रहा है, रादर वो उस फीलिंग में है जहाँ पे वो अभी सैड है। तो हमें कीवर्ड्स को भी ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे, द टाइटल यू मार्क एज द करेक्ट ऑप्शन शुड नॉट नीदर बी टू ब्रॉड नॉट टू नैरो। जो आप टाइटल मार्क करते हैं, इसका क्या मतलब होता है नॉट टू ब्रॉड नॉट टू नैरो का? टू ब्रॉड तब होता है जब आप देखते हैं कि किसी पैसेज में एक वर्ड मल्टीपल टाइम्स यूज़ हो रहा है। मान लो इंडियन इकोनॉमी के बारे में पैसेज लिखा गया है और उसमें जीडीपी आ रहा है, तो आपने सोचा चलो इतनी बार जीडीपी आ रहा है तो उसका टाइटल जीडीपी होगा। नो, वो इतना ब्रॉड नहीं होगा, इतना ईजी नहीं होगा, और टू नैरो भी नहीं होगा। मान लो पूरे आरसी के फ्रेम में कहीं नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप सोच रहे हो कि नहीं बहुत ही एनालिटिकल है, कहीं नहीं दिया है तो यही टाइटल होगा, तो ना वो टू ब्रॉड होगा ना वो टू नैरो होगा। उसका मोटिव ये होना चाहिए कि वो पैसेज के हर पैराग्राफ को कवर करे और फिर उसका टाइटल निकाले। नेक्स्ट है, रिमेंबर दैट द टाइटल इज लाइक अ कॉमन थीम। वो पूरे पैराग्राफ में रन करता है, सबको इंटीग्रेट करता है, सबको एक साथ लेता है, सारे आइडियाज़ को और जितने भी इश्यूज डिस्कस हुए हैं, और फिर उसको एक सेंटेंस में जिसको हम टाइटल बोलते हैं उसमें उसको फाइनली कंक्लूड करता है। और लास्ट है कि जो टाइटल होता है वो कभी भी कंक्लूजन नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा एंड लास्ट पैराग्राफ पढ़ा, बीच का पूरा स्किप कर दिया, और वो सोचते हैं कि हम इसका टोन निकाल देंगे, टाइटल निकाल देंगे। ये बहुत ही गलत अप्रोच है, बिकॉज कभी भी टाइटल आप फर्स्ट या लास्ट पैरा से नहीं निकाल सकते। उसके लिए आपको पूरा गो थ्रू करना पड़ेगा कि उसमें क्या कहा गया है, कैसे है। तो ये मिस्टेक हमको नहीं करनी है कि कंक्लूजन या इन्फ्रेंस सिर्फ लास्ट को देख के या सिर्फ कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स को देख के निकालना है। आपको पूरा पैराग्राफ जो फ्रेम्ड दिया गया है उसे पढ़ के समझ के और फिर उसका टाइटल निकालना है। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि आरसी के लिए हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। इन सबको देख के अब आप जब आरसी सॉल्व करेंगे, इन सबको दिमाग में रख के, तो शायद आपको थोड़ा इजी लगेगा। और इसके बाद भी अगर आपको आरसी पे स्ट्रॉन्ग कमांड चाहिए तो डेली, बस इट हार्डली टेक 5 to 10 मिनट्स, आपको एक आरसी डेली करना है। सो होप यू एंजॉयड। टिल देन कीप स्टडिंग।